कैसा होना चाहिए, राजनीति पे कैसा प्रभाव उसका होना चाहिए, समाज पे कैसा प्रभाव होना चाहिए, ये सारी बातें आपने कही। कहीं ना कहीं ये सब बातें समाज को समझने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे ही कई साथी बोलते हैं कि सारे संगठनों को एक करें, सारे संगठनों के लोगों को एक साथ आना चाहिए। तो धम्म और बुद्धि की बात करना अलग बात है, लेकिन धम्म और बुद्ध के अनुशासन को अपने जीवन में उतारना अलग बात है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है, ऐसे लोग कभी समाज हित में काम नहीं कर सकते, तो वो एक अलग विषय है। तो हम अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व विधायक। आज हमें इस 25 बिंदु में से समय में जो समय है उसमें कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे और सभी का मार्गदर्शन करेंगे माननीय भारती साहब। हेलो, आ रही है? जी साहब, आ रही है आवाज। आ रही है, मेरी आवाज आ रही तो ऐसे हाथ कर दो। आ रही है, आ रही है। आ रही है, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए 25 बिंदु जिस प्रकार से आज चर्चा के लिए रखे गए हैं, उनमें हमारे 4 साथियों ने, धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत साहब ने, माननीय शेषराव जांगड़े साहब बम्बई, हमारे रमेश चंद बनगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब ने अपने सुझाव रखे हैं, अपनी बातें रखी हैं। और इसमें हमारे शेषराव साहब ने कहा कि बहुमत जिनके पास है उनको इसे पास करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानून पार्लियामेंट में पास हुए हैं, जैसे ईवीएम का है, किसान के 3 कृषि बिल हैं, और भी अनेक सीए, एनआरपी, ये कानून हैं। तमाम प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं निश्चित रूप से वो पार्लियामेंट में बने हैं, और पार्लियामेंट को ही उसको बदलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपना दखल दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता इन मामलों में, और वो जो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपील करते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें गोलमोल आदेश दे देता है। जैसे ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी होने की इसमें गुंजाइश है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली तो आगे की एक लाइन सिर्फ ये लिखनी थी कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी होने की इसमें संभावना है, इसलिए ईवीएम मशीन को बैन किया जाता है। एक लाइन लिखनी थी, लेकिन वो एक लाइन उन्होंने नहीं लिखी। तो ये महत्वपूर्ण, जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा था कि देश को कंगाल बनाना, देश के नागरिकों को कंगाल बनाना, उनको तबाह और बर्बाद करना, उनको इस स्तर पर 100 करोड़ लोगों को इस स्तर तक पहुंचा देना कि वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लायक ही बच पाए, से ज्यादा ना बच पाए। क्योंकि संपन्नता थोड़ी होगी, घर में महीने भर का राशन होगा तो आदमी अपने स्वाभिमान के प्रति सोचेगा, अपने अधिकार के प्रति सोचेगा, अपने देश के प्रति सोचेगा, आंदोलन करने की ऊर्जा उसमें आएगी, उसमें कई किस्म के जज्बात आएंगे। तो वो जज्बात ना आए, उनमें आंदोलन करने की शक्ति ना रहे, तो इसके लिए सिर्फ एक तरीका बचता है, वो है भूख। भूख इस कगार पे ले आओ, उस सीढ़ी पे उसे खड़ा कर दो कि उसको अपने बच्चों का पेट भरने के ही लिए समय ना मिले,
उसी में उलझ जाए, उसी में उलझ जाए, 2 वक्त का भोजन न जुटा पाए, 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए उसको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़े, तो ऐसा उसको इस स्थिति पे खड़ा कर दो। एक बार सेमिनार चल रही थी, तो हमारे गुजरात से कोई बड़े विद्वान व्यक्ति थे, प्रियदर्शी सरनेम उन्होंने अपना लगाया था, पूरा नाम मुझे याद नहीं। तो उन्होंने जो मनु थे, उन्होंने जब मनुस्मृति बनाई, तो उनके साथियों ने जिनके लिए बनाई, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि ये जो कानून आपने बनाए हैं, ये जिस समाज के लिए बनाए हैं, वो इसे स्वीकार कैसे करेगा, क्योंकि ये तो सब उसके विरुद्ध है, तो इसमें बड़ी परेशानी जाएगी। तो जो मनु था उसने कहा कि एक मुर्गी लेकर आइए, एक मुर्गी लेकर आइए और कुछ दाना लेकर आइए। तो एक आदमी मुर्गी लेकर आया, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी गुजरात से, और दाना लेकर आया। उसने कहा धीरे 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 करके इस मुर्गी के सारे पंख उखाड़ दीजिए, मारिए मत, ये जीवित रहनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए, तो इसके पंख उखाड़ दीजिए। अब उसके सारे पंख उखाड़ दिए गए मुर्गी के, और फिर उसको धीरे धीरे दाना डाला गया, दाना डाला गया, दाना डाला गया। तो वो दाना डालने वाला व्यक्ति जिधर जिधर दाना डालता गया, उधर उधर वो बिना पंखों की मुर्गी उसके पीछे चली गई दाना चुगने के लिए, और उड़ान भूल गई। वो उड़ सकती थी, तो उड़ने के लिए उसके पंख काट दिए गए थे, तो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो अधीन हो गई। किसके अधीन हो गई? जिसके हाथ में दाना है, जिसके हाथ में दाना है उसके अधीन हो गई वो। तो उसने कहा इसी प्रकार से आपको इस मनुस्मृति को लागू करना है, अर्थात जो SC ST OBC के लोग हैं उनके पंख उखाड़ दो, पंख उखाड़ दो, इनकम ऑफ सोर्स, सत्ता में भागीदारी, ये जीरो कर दो, ये जीरो कर दो, और इनके पंख उखाड़ दो। महंगाई के माध्यम से आर्थिक रूप से इतना गरीब कर दो, इतना गरीब कर दो कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तरस जाए, पेट भरने के लिए तरस जाए। यदि ऐसा करेंगे तो वो आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को, प्रत्येक नियम को बड़े संयमित रूप से स्वीकार कर लेगा। तो आज देश में जो परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं, ठीक इसी प्रकार की परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं। 100 करोड़ लोग इससे आज प्रभावित हैं, और कोरोना उनको एक हथियार मिल गया है, कोरोना का माध्यम लेकर वो उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे हमारे जागड़े साहब ने कहा था कि भाई पेट्रोल पे कितना पैसा बढ़ता है, हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी जानकारी के लिए बढ़ा दूं, हमारे लोगों पर अगर कार नहीं है तो मोटरसाइकिल है। मध्य वर्गीय जो हमारा समाज है उस पे मोटरसाइकिल है, और वो मोटरसाइकिल का यूज करता है तो कम से कम महीने में 1000 से लेकर 2000 का वो उसमें पेट्रोल डलाता है। 1000 से 2000 का जब वो पेट्रोल डलाता है, और उसमें 58% इस समय टैक्स कर दिया है, 58% टैक्स उस पर कर दिया है, तो 2000 का अगर वो पेट्रोल डलाता है तो उसके 1200 रुपए सरकार को चले जाते हैं, सरकार को चले जाते हैं। तो इस किस्म से, और जो मध्य किसान है, हमारा मध्य वर्गीय किसान है, वो डीजल खरीदता है। तो ये बात सही है कि हमारे पास कार नहीं है, लेकिन हमारे पास मोटरसाइकिल तो है, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। दूसरा, जैसे हम ऑटो में सफर करते हैं, तो ऑटो वाला जब जहां पहले 5 रुपए लेता था, अब जब से डीजल महंगा हुआ उसने 10 रुपए कर दिए हैं, 10 रुपए कर दिए हैं। तो हम इधर से गए और उधर से आए, तो पहले हम 10 रुपए में चले जाते थे, 10 रुपए में लौट के आ जाते थे, हमारा गरीब मजदूर व्यक्ति जिसपे मोटरसाइकिल नहीं है। लेकिन अब 20 रुपए उस पर लगेंगे, अब उस पर 20 रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। जैसे जागड़े साहब ने कहा उन पे बहुमत है पार्लियामेंट में,
तो लॉ जैसा उनको बनाना होता है वो बना लेते हैं। बहुत सही बात कही एकदम। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और जिन जो संविधान सहयोगी साथी थे बाबा साहब के, उन सबने जो संविधान बनाया उसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान किया। क्या प्रावधान किया कि ये सरकार आप लोग चुन के भेज रहे हैं, ये सरकार आप लोग बना रहे हैं, आपके वोट से बन जाएगी, बहुमत में जिसको ज्यादा वोट पड़ गया उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, अगर वो सरकार मनमानी करती है, वो सरकार अपने वायदों पर अमल नहीं करती है, वो सरकार जनहित के मुद्दों को नहीं सॉल्व करती है, तो फिर आप क्या करेंगे, जनता क्या करेगी? जनता तो फंस गई। तो इसलिए उन्होंने समय की लिमिट कर दी। उन्होंने समय की लिमिट कर दी कि भाई ये जो सरकार आप लोगों ने चुनने का आपको अवसर मिला है, ये केवल 5 वर्षों का है। 5 वर्षों का ये आपका मौका है, और अगर सरकार आपके अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक नहीं चलती है तो 5 वर्ष बाद आप इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए। और जो लोग आपको लगते हैं कि आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, देश के लोगों के हित में काम करेंगे, तो वो सरकार ले आइए, वो सरकार ले आइए। तो एक बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा राइट हम लोगों को संविधान में संविधान निर्माताओं ने दिया है। तो इस तरह से अब 2024 आने को है। 2024 अप्रैल में, यानी 2023 मानिए, 2 वर्ष मानिए, 2.5 वर्ष मानिए, 2 वर्ष। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये 25 पॉइंट जो रखे गए हैं, इनको हमें जनता में घुमाना है, जनता के बीच में घुमाना है। 140 करोड़ लोगों तक इसे हमें पहुंचाने की कोशिश करनी है। 140 करोड़ लोगों तक ये जाए, तो वो जो जनता में प्रभाव बनेगा, या तो देश विरोधी जो कानून है उनको वापस ले ले सरकार, वापस ले ले, और वापस नहीं लेती है तो फिर सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से समाज को तैयार करने की आवश्यकता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इनको हम लोग, आप अपने राज्यवार और अपने संभाग और अपने जिले में आप लोग वेबिनार के माध्यम से, जब तक कोरोना में नहीं आपको परमिशन मिल रही है, तो आप इन पे चर्चा करिए। और 20-20, 25-25 लोगों पे कहीं प्रतिबंध नहीं है। 20-20, 25-25 लोग कहीं बिठा लिए, 1 घंटे 1.5 घंटे सेमिनार करिए और बताइए कि ये जो है, जैसे सीए है, एनआरपी है, ये क्या है मालूम है आपको? ये जो हमारे साथी मूल निवासी का नारा देते हैं ना, मूल निवासी, वो कहते हैं हम मूल निवासी, हम मूल निवासी, हम मूल निवासी। तो जो मूल निवासी नहीं है, जो बाहर के आए लोग हैं, जिनके हाथों में आज सिस्टम है, पूरे देश की बागडोर है, वो इस कानून, 3 कानूनों के माध्यम से आपको विदेशी घोषित कर देंगे, आपको विदेशी घोषित कर देंगे। जो मूल निवासी हैं उनके पास, जैसे उन्होंने 1969 का आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो एससी, एसटी, ओबीसी में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 100 करोड़ लोगों में, कि अगर कहीं 1-2 हजार लोगों पे वो प्रमाण मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए तो मिल जाए, वरना 100% लोगों पे वो प्रमाण पत्र नहीं होगा। जैसे दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल ने ये बात कही, उन्होंने कहा मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और कई बार का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जो ये कानून लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीए, एनआरसी, एनआरपी, इसके मुताबिक मेरे पे दस्तावेज नहीं है, मैं अपने को साबित नहीं कर सकता कि मैं भारत का नागरिक। ये केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में अपने स्टेटमेंट में कहा, अपने भाषण में कहा। फिर उन्होंने पूरे सदन को पूछा कि बताइए आप कितने लोग हैं जिन पे 1969 का जन्म प्रमाण पत्र है। तो मात्र 4 लोगों ने हाथ उठाए, 4 विधायकों ने हाथ उठाए कि हमारे पास है। 66 लोगों पे, 70 विधायकों में से 66 लोगों पे वो प्रमाण नहीं है। मैं ये बात उनकी कह रहा हूं जो विधानसभा में विधायक बन के बैठे हुए लोग हैं। तो वो क्या करेंगे, हमको बाहर नहीं निकालेंगे देश से, ये नहीं कहेंगे आप चले जाओ, वो कहेंगे ठीक है आप रहिए, आप दूसरा फार्म भर दीजिए, नया फार्म भर दीजिए,
आपको नई नागरिकता मिल जाएगी, नई नागरिकता आपको मिल जाएगी। तो अर्थात हमें नई नागरिकता मिलेगी ये कहकर के आप इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, हम आपके ऊपर रहमो करम कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे रहम पर जिंदा रह सकते हैं, हमारे कर्म पे जिंदा रह सकते हैं, हमारी दया पे जिंदा रह सकते हैं, कॉलर खोल के नहीं कह सकते कि आप मूल निवासी हैं। ये सरकार में, कानून में वो आपको प्रमाणित कर देंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात समझ में आ गई? तो ये उनका है। तो इसका क्या करना है कि ये जो 25 बिंदु हैं, इनका एक एक बिंदु हमें, भाई एक दिन पे एक बिंदु रख लीजिए, एक पे ही 2 घंटे चर्चा करिए, दूसरे में दूसरा बिंदु रख लीजिए, उस पर 2 घंटे चर्चा करिए, तीसरे पे तीसरा रख लीजिए, 3 घंटे चर्चा करिए। कृषि कानून में जैसे मैं आपको बता दूं, कृषि कानून में क्या है, बेटा पानी लाओ जरा। कृषि कानून में उन्होंने ये लाया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो सकता है। जो किसान है, जिन पे खेती है, ये पूंजीपतियों को अपनी खेती दे सकते हैं। एज ए लीज दे सकते हैं और उसके बदले में उनसे पैसा ले सकते हैं। अब मैं इसका फंडा आपको बता दूं, फंडा क्या है। फंडा इसमें यह है कि जिस किसान की वर्ष में 2 लाख की इनकम होती है, उस किसान को ये 5 वर्ष तक 4 लाख देंगे। अडानी अंबानी 4 लाख देंगे। अब किसान ये सोचेगा कि भाई मैं पूरी मेहनत करता हूं, पूरी मेहनत करने के बाद एक वर्ष में मेरे को मात्र 2 लाख रुपए मिलते हैं और ये मेरे को एग्रीमेंट पर 4 लाख दे रहे हैं। एग्रीमेंट में इनको कर दूंगा, खेत इनका हो जाएगा, ये जो चाहे उस पर पैदावार करे, ये इनका राइट है। मुझे 4 लाख मिल गए और मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये कुछ समय के लिए, 4-5 साल के लिए करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। इस बीच में वो किसान जो मेहनत कश है, जो अपने खून पसीने से धरती में पैदावार करता है, वो निकम्मा हो जाएगा। वो निकम्मा हो जाएगा, पैसे उसको मिल जाएंगे, वो घर में बैठा ताश खेलेगा, घर में बैठा शराब पिएगा, घर में बैठा अय्यासी करेगा, वो निकम्मा हो जाएगा। और 5 वर्षों में वो इतना निकम्मा हो जाएगा, इतना निकम्मा हो जाएगा कि उस 2 लाख 4 लाख से उसका काम नहीं चलेगा। फिर वो उसके मैनेजर उसका कहेगा और कितना पैसा चाहिए ये ले लो, और कितना पैसा चाहिए ये ले लो, और कितना पैसा चाहिए ये ले लो। 5 वर्षों में वो उसको कर्जदार बना देगा, कर्जदार बना देगा। अर्थात एक दिन इस मुकाम पे खड़ा कर देंगे ये पूंजीपति लोग, अडानी अंबानी, कि वो बेचने को मजबूर हो जाएगा और कीमत देंगे 1.5 गुना। अगर आपकी जमीन, आपका खेत 5 करोड़ का है तो वो आपको 6-7 करोड़ देंगे आप, और उसमें अपना कर लेंगे। 10 वर्षों में इस धरती पर, भारत की धरती का मालिक अडानी और अंबानी होगा। ठीक, ये उनकी प्लान है। जैसे हमारी एक बबीता चौहान ने एक कहानी सुनाई थी कि एक सर्कस था, उसमें 10 शेर थे, सर्कस बंद हो गया, रिवाज चला गया, लोग ज्यादा सर्कस में नहीं जाते। शेर, अब वो उनको क्या किया जाए, मालिक बहुत परेशान था, उनको कहां से उनकी खुराक दे। तो मालिक ने सोचा कि भाई 10 शेरों को हम जंगल में छोड़ देते हैं। सर्कस बंद हो गया, जंगल में छोड़ दिया। अब उन 10 शेरों को कई शेर तो जंगली कुत्तों ने मार दिए और कई शेर भूख से तड़फ के मर गए। कई शेरों को जंगली कुत्तों ने मार दिया और कई शेर भूख से तड़फ के मर गए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो शेर निकम्मे हो चुके थे, उनको शिकार करके भोजन खाने की आदत छूट गई थी। जिस वो सर्कस में रहते थे वहां तो उनको गोश्त कटा हुआ मिलता था, कटा हुआ गोश्त मिलता था, तो कटा हुआ गोश्त यानी खाने की उनको आदत पड़ गई थी। शिकार करना वो भूल गए थे, तो शिकार करना जब वो भूल गए तो उन्होंने शिकार नहीं की, तो जंगली कुत्तों ने उनको मार डाला। ठीक, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो किसान है,
तो जो दशा उस शेर की हुई थी वो ये दशा उस किसान की कराएंगे। बात समझ गया? फिर ये क्या करेंगे, अनाज को अपने गोदामों में भरेंगे। पिछले 5 वर्षों से इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं, 300 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं। देश का मीडिया नहीं दिखाता, कभी 1-2 बार एनडीटीवी ने दिखा दिए वो गोदाम, या 24 न्यूज 24 ने दिखा दिया थोड़ा बहुत। तो ये गोदामों में उसको भर लेंगे, मार्केट में नहीं लाएंगे। 1 वर्ष 2 वर्ष मार्केट में उसको नहीं लाएंगे और अपने गोदामों में भर लेंगे। तो पब्लिक में हाहाकार मिल जाएगा, बच जाएगा। चावल नहीं है मार्केट में, चावल नहीं है मार्केट में, दाल नहीं है। उस वक्त ये 25 रुपए की चीज को 100 रुपए का देंगे और पैकिंग हो जाएगी। जो चीज आपको आज 25 रुपए की मिल रही है, जो दाल आज आपको 100 रुपए किलो मिल रही है, वो दाल मोनोपोली के तहत आपको 400 रुपए किलो मिलेगी। जैसे आज से 2 साल पहले सरसों का तेल मात्र 80-90 रुपए किलो था, लेकिन आज 200 रुपए किलो है। बात समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा नहीं है जो किसान संघर्ष कर रहे केवल उनके लिए समस्या है, ये बड़ी समस्या जाकर इसको जो गंभीर परिणाम आने हैं वो भारत के एक एक नागरिक के ऊपर आएंगे। ये उसको करेंगे। उदाहरण मैं बता देता हूं, पहले टाटा का नमक 5 रुपए किलो बिकता था, टाटा ने उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, उसकी पैकिंग कर दी, टाटा का एक ब्रांड आ गया। तो वो जो 5 रुपए किलो नमक था, वो टाटा का ब्रांड लगते ही पैकिंग में आते ही 20 रुपए किलो हो गया। 20 रुपए किलो हो गया। अब चूंकि वो नमक कम पड़ता है तो लोगों में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, समाज में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार ये दाल को, चना को, राजमा को, जितनी भी खाने की चीजें हैं, उनका ये इस तरह से पैकिंग सिस्टम लाएंगे और पैकिंग सिस्टम लाकर तो ये मोहताज कर देंगे और सरकार इस पे खामोश रहेगी। सरकार इस पे खामोश रहेगी और सरकार ज्यादा से ज्यादा करेगी, ज्यादा से ज्यादा करेगी। तो 100 रुपए की चीज जो 400 रुपए किलो कर दी गई है, सरकार एक अध्यादेश जारी करेगी कि ये बहुत महंगा है, इसको सस्ता किया जाए। और वो क्या करेंगे, 100 रुपए कम कर देंगे, 400 की बजाय 300 कर देंगे। और वो चिल्ला चिल्ला की सरकार कहेगी कि भाई हमने उद्योगपतियों को कसा, हमने उनको नोटिस दिया, हमने एक्शन लिया और अब जो चीज 400 रुपए की मिल रही थी वो आपको 300 की मिलेगी। वो ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपए वाली 400 की हो गई थी। देखिए फंडा क्या है, फंडा समझिए। फंडा ये है कि 100 से 400 रुपए किलो कर दिया, अब सरकार 100 रुपए घटवा भी देगी। वो ये कोई कानून लाके या 3/7 ऐसा लाके तो उसको वो 300 करा देगी। तो ये सारी जो मुसीबतें आनी है, आज किसान पे मुसीबत है, लेकिन आगे आने वाली मुसीबत प्रत्येक उपभोक्ता पे होगी। ये मेरा आप लोगों से मैंने जो इसका अध्ययन और चिंतन किया है ये बड़ा है। तो उसमें कई हैं, बारी बारी से हम लोग चिंता करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसको राज्यवार आप 25 बिंदुओं पे चर्चा करें। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, 11 भी बज गए। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सिस्टम पे लाना चाहते हैं। व्यक्ति काम ना करे, सिस्टम काम करे। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि टाटा जो है उसकी 524 कंपनी है, एक व्यक्ति 524 कंपनी चला रहा है और प्रॉफिट में चला रहा है, फायदे में चला रहा है। ठीक, सुबह शूटिंग करता है, शाम को टेनिस खेलता है, क्लब ज्वाइन करता है, 2 घंटे लंच के बाद दिन में सोता है और उसके बाद 524 कंपनियों को डील करता है, हैंडल करता है। तो रतन टाटा नहीं करता, कौन करता है? रतन टाटा का सिस्टम करता है, जो सिस्टम उन्होंने बना दिया है। 524 कंपनी के 524 मैनेजर हो गए, 50
AGM हो गए, 50 AGM के ऊपर 10 GM हो गए, और 10 GM के ऊपर एक CEO हो गया, और CEO के ऊपर प्रोपराइटर हो गया रतन टाटा प्लस उसकी कंपनी। ठीक है, तो सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करता है। रतन टाटा तो उसको वॉच करता है, केवल वॉच करता है कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो सिस्टम एक्टिव है या नहीं है, वो सिस्टम 100% हमारी नीति को जो हमने बनाई उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इतना काम है बस। समझ गए? तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी सिस्टम में लाना चाहते हैं, सिस्टम में लाना चाहते हैं। व्यक्ति काम नहीं करे, सिस्टम काम करे। हम भी सिस्टम पे लाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है। कुछ लोग राष्ट्रीय लेवल पे आ जाएं, कुछ लोग राज्यों में आ जाएं, कुछ लोग संभाग पे आ जाएं, कुछ लोग जिले पे आ जाएं, जिसके लिए अभी हमने 5-5 का रखा है कि भाई एक जिले में 5 धम्म प्रचारक तैयार करो जो जिले को कोऑर्डिनेट करें, जिलों का नेतृत्व करें। 5 लोग संभाग पे तैयार करो जो पूरे संभाग में जिले आते हैं, उन जिले के 5 पदाधिकारियों को वो कोऑर्डिनेट करें, उनसे काम करें और करवाएं। फिर राज्य के हिसाब से, जैसे बड़े बड़े राज्य हैं उनमें 25-25 की टीम बना लो। मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनमें 15 की 20 की टीम बना लो। छोटे राज्य हैं उनमें 5-5 लोगों की टीम बना लो। तो ये टीम जब बन जाएगी, सिस्टम बन जाएगा। जैसे सिस्टम का मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी का सिस्टम बन गया है, एक संगठन का स्ट्रक्चर बन गया है। तो आदरणीय बहन जी, जब हम बहुजन समाज पार्टी में एक साथ 5-5 राज्यों के प्रभारी थे तो कैसे काम होता था उसका एक मैं सलीक आपको बता रहा हूं। बहन जी कैसे काम लेती थी। बहन जी ने भास्कर को बुला लिया, मेवाराम को बुला लिया अपने आवास में, वही उनका ऑफिस है। दिल्ली में है तो मनोज को बुला लिया, लखनऊ में है तो इनको बुला लिया, और इनको कहा कि देखो भाई आप नोट करो, कल दिनांक 21 जून को दोपहर 12 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कल 12 बजे करूंगी। ये सूचना आप सारे प्रदेश राज्य में जो पूरे राष्ट्र में जो कोऑर्डिनेटर लगे उनको दे दीजिए और प्रदेश अध्यक्षों को दे दीजिए। ठीक है, प्रदेश प्रभारियों को दे दीजिए। तो हम गाड़ी से जा रहे हैं, बहन जी के यहाँ का फोन बजा। ठीक है, हमने कहा हाँ 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 जय भीम जय भीम। भास्कर ने कहा सर जय भीम। जी जी, कहाँ गाड़ी से चल रहे हैं? हमने कहा हाँ, थोड़ा गाड़ी रोक लो 2 मिनट के लिए। हमने गाड़ी साइड खड़ी कर ली। उन्होंने कहा लिखो, कल दोपहर 12 बजे आदरणीय बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, सभी टीवी चैनलों पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा। ये सूचना आप अपने सभी राज्यों में और सभी कोऑर्डिनेटर को सभी को बता दीजिए, ये सेक्टर लेवल तक सूचना पहुंच जानी चाहिए। ऐसा आदरणीय बहन जी का निर्देश है। ठीक, हमने अपनी उनकी बात सुनी, रोक ली। वहीं से फोन लगा दिया हमने NP अहिरवार साहब को। जी भाई। उनका लगा, उन्होंने कहा जय भीम सर। मैंने कहा माननीय प्रभारी जी जय भीम। आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, जोन के सभी पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को, सेक्टर अध्यक्षों तक आप ये सूचना पहुंचवा दीजिए कि कल दोपहर को 12 बजे आदरणीय बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, सभी टीवी चैनलों पे आएगा। ठीक, जो लोग देख रहे थे 5, 7, 8, 10 लोगों को हमने फोन कर दिया, यानी 10 मिनट में हमने ये काम कर दिया, खत्म हो गया हमारा काम। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जोनों को कर दिया, जोन वालों ने जिलों को कर दिया, जिले वालों ने विधानसभा अध्यक्षों को कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष वालों ने अपने सेक्टरों में कर दिया। यानी 2 घंटे के अंदर आदरणीय बहन जी का मैसेज पूरे देश में पहुंच गया, सेक्टर लेवल तक पहुंच गया। और बहन जी ने कितनी टाइम काम किया उसमें? मात्र 5 मिनट।
बहन जी ने केवल 5 मिनट दी अपनी उसे, लेकिन सिस्टम ने उसको देश के 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। और फिर दूसरे दिन सब लोग 12 बजे अपना अपना टीवी खोल के बैठ रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं, किस पे बहन जी आ रही हैं। तो ये मेरी बात कमलेश बोध जी, मेरी बात समझे आप? क्योंकि लीड लगी हुई है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सही है ना अपना सिस्टम जो बहुजन समाज पार्टी का मैंने बताया? तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी एक ऐसा सिस्टम बन जाए तो सबके लिए वो काम बड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा वो काम, और बड़े ठीक से लोग उस काम को कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने जो सोचा है वो ये सोचा है कि पदों में हमारे राष्ट्रीय आचार्य रहेंगे इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, जो प्रशिक्षण और कैडर के माध्यम से संगठन को तैयार करेंगे, संगठन के लोगों को तैयार करेंगे, वो राष्ट्रीय आचार्य रहेंगे। और हमारे संरक्षक आदरणीय बाबूजी रामकिशन अशोकान एडवोकेट जी, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और इस समय स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, मार्गदर्शक हैं। और अभी कुछ हम और ऐसे बुजुर्ग साथी हैं जिनका जीवन बड़े काम में लगा है, तो उनका एक संरक्षक मंडल बहुत जल्दी बनाने वाले हैं जो मार्गदर्शन हमारा करेगा। दूसरे हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी जो रहेंगे, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो पूरा काम देखेंगे। आगे हमारे जो पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो समय नहीं दे पा रहे हैं अपने निजी कारणों से, परिवार के कारणों से, तो उनकी जगह अभी हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब नियुक्त कर रहे हैं, अपने उड़ीसा से हम उनको कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो, और आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, तो हम लोग उनकी मदद करेंगे, हम सब लोग उनकी मिलके थोड़ा आर्थिक रूप से मदद करेंगे। तो वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज से हम उनको नियुक्त कर रहे हैं, धम्मप्रिय एम प्रशांत साहब को। धम्मप्रिय एम प्रशांत साहब ये फुल टाइमर हैं, कई भाषा इनको आती हैं, तेलुगु वगैरह आती है, बंगाली आती है, थोड़ी थोड़ी मराठा भी आती है। तो उधर ये साउथ के जो हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो ये साउथ वगैरह के जो स्टेट हैं उनको अपना कोऑर्डिनेट करेंगे, मदद कराएंगे। ये रहेगा हमारा संगठन का सेटअप। आगे इसके जो हमने तय किया है, 10 हम राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे और 10 राष्ट्रीय सचिव। हमने संपूर्ण भारत को 37 राज्यों को भी 10 जोन में बांटा है, 10 जोन बनाए हैं संपूर्ण भारत के। तो इसमें जो राष्ट्रीय महासचिव होंगे वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय सचिव होगा हमारा वो 25 से लेके 45 की उम्र का होगा, क्योंकि हम 50% युवाओं को भी संगठन में जिम्मेदारी देना चाहते, जिससे अपने बड़ों के संरक्षण में वो धम्म सीख लें, काम सीख लें, उनमें लीडरशिप डेवलप हो जाए, नेतृत्व करने की क्षमता पैदा हो जाए। ये हमारी कोशिश है। तो इस कोशिश को हमें अमल में लाना होगा, केवल कहने भर से या भाषण देने से पूरी नहीं होने वाली है, इसको हमें अमल में लाना होगा। तो हमने एक जोन बनाया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। 1, 2, 3,